नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में अभी फिलहाल अपन कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत से अध्ययन कर रहे। अभी तक अपने 9 क्लासें अपलोड कर दी गई है। आज 10वीं क्लास है और चैप्टर नंबर 10 है। आज अपन अध्ययन करेंगे नए साम्राज्य और राज्य का अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट जगाने के लिए क्लास के विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी को खड़ा किया और उस पर कल्पना करने के लिए कहा गया। देखते हैं वो कल्पना किस प्रकार से थी। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। जो अरविंद नाम का विद्यार्थी है उसको राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। और अरविंद ने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताप देते हुए रूपाले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़ चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी, कविता का पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पाठ में इंटरेस्ट जगाने के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी के इस चैप्टर में ये चीज शो कर रखी कि अरविंद को एक राजा का रोल अदा करने के लिए बोला गया। अरविंद सोच रहा था कि मैं तलवार के शान के साथ मूंछों पे ताव देते हुए कितना अच्छा लगूंगा। और जब उसको पता चलेगा कि आज ऐसे राजा का उसको रोल करना है जो कि तलवार के साथ जिसने युद्ध भी किया और वीणा भी बजाई और कविता का भी पाठ किया, तो आज उस ऐसे ही महान राजा का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, उस महान राजा का नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, अध्ययन करेंगे आज, शुरू करते हैं। ठीक है, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य में रूप में की गई थी। यानी समुद्रगुप्त के दरबार में ही उसके जो कवि और मंत्री थे हरिशेन नाम का, उसके द्वारा एक काव्य के रूप में प्रसिद्ध की गई थी या उसकी रचना की गई थी। ठीक है, एक विशेष किस्म का अभिलेख था। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख था जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। यानी प्रशस्ति शब्द का क्या अर्थ है? प्रशंसा करना। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले भी था, प्रशस्ति लिखने का चलन पहले से ही था। अध्याय तुमने 9 में पढ़ा भी होगा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रसिद्धि के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यही चीज आपने पढ़ी थी पिछले अध्याय में। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रसिद्धि के बारे में आपने देखा था। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। गुप्त काल में प्रसिद्धि का महत्व और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब समुद्रगुप्त के बारे में प्रसिद्धि किस तरह रचना हुई देखते हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। यहाँ पर जो कवि ने इस समुद्रगुप्त राजा के एक विद्वान, युद्ध कला और कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। देखो, योद्धा समुद्रगुप्त जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने का अत्यंत सुंदर दिखता है, ऐसा कवि ने उनके बारे में वर्णन किया। ये वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। ये ठीक है, ये बच्चों को आप लोगों को कल्पना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर तुम मानचित्र क्रमांक 7 पर पृष्ठ क्रमांक 105 पे गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया और तुम्हें पूर्वी समुद्र के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु देखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र में बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ये मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्र की नीतियों का वर्णन करते हैं। जो हरिशेन नामक जो कवि थे, इन्होंने इनके बारे में प्रशस्ति लिखी है, तो उसी के आधार पर इस मानचित्र की रचना की है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवत के उन 9 शासकों का है
जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी मानचित्र में जो हरे रंग का जो एरिया है, क्षेत्र है, तो आर्यावर्त उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और उनको राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसके बाद दक्षिणापंथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं और इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। यानी दक्षिण पथ के 12 शासक ऐसे थे, उनसे क्या राजधानी में दिखाने के लिए मानचित्र पर उनको लाल बिंदु से दिए गए और इन सब ने हार जाने पर समुद्र के सामने समर्पण किया था। ये जब राजा हार गए थे तो इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और समुद्रगुप्त ने इन्हें ना फिर से इनका राज्य लौटा दिया था, शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तीसरे पॉइंट देखिए, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया। यानी मानचित्र में जो पड़ोसी देश है उनका जो आंतरिक घेरा तो बैंगनी कलर से रंगा गया। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कहीं गण या संघ है। इसमें अध्याय 5 में अपन देखे थे इस चीज को। समुद्रगुप्त के लिए उपाल लाते थे। समुद्रगुप्त के लिए राजा, उनके जो अधीन लोग थे, उनके मित्र थे, वो उपाल लाते थे और उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। भाई इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया, जो भाई इलाके के राजा थे उनको मानचित्र में नीले रंग से रंगा गया और संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। ये ज्यादातर भाग लोग के कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। जो बाह्य इलाके के शासक थे, राजा थे, उसमें श्रीलंका के शासक भी थे और उन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी की शादी समुद्रगुप्त के साथ की है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये फोटो देख लीजिए, सिक्का बीणा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर भी दिखाया गया, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ये मानचित्र देख लीजिए, अभी जो अपन अध्ययन किया कि कहाँ लाल रंग से दिखाया, कहाँ नीले रंग से, कहाँ बैंगनी कलर से, ये पूरा मानचित्र है। आप आराम से इसको देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब विक्रम संवत, वंशावलियों को पढ़ने से पहले विक्रम संवत के बारे में देखेंगे। क्या है विक्रम संवत? विक्रम संवत कब जारी किया गया? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया। यानी कि 58 ईसा पूर्व के आसपास विक्रम संवत को चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी, तो उन्हीं के नाम से इनको जोड़ा गया। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर जब विजय प्राप्त की थी ना, तो उसी विजय प्रतीक के रूप में इस संबंध की स्थापना उन्होंने की थी। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे तो इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन वंशावलियों के बारे में। वंशावलियों में देखते हैं, अधिकांश प्रशंसियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। जो अधिकांश प्रशंसियां जो थी ना, तो शासकों के पूर्वज जो लोग थे, उनके दादा परदादा, उनके बारे में बताती है। ये प्रशंसियां भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में बताती है। उनके माँ कुमार देवी लक्ष्मी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे ये आवाज मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। ठीक है, यानी कि प्रशंसिति में पूर्व में जो राजा महाराजा हुए, उनके दादा परदादा, तो उनका वर्णन भी प्रशस्ति में बढ़ चढ़कर होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें समुद्रगुप्त के जो दादा थे चंद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के बहुत बड़े शासक थे, तो उन सब चीज का भी प्रशस्ति में काफी अच्छा वर्णन था। आगे देखते, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची की भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। उनके समुद्रगुप्त के
अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने अंतिम शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार में विद्वानों से भरा हुआ है। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन और हर्षचरित बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसको देखते। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। कुछ शासकों के बारे में उनके सिक्के अभिलेखों से पता, लेकिन कुछ के उनकी जीवनी के बारे से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबार में कवि बाणभट्ट थे। जो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? बाणभट्ट। बहुत ही फेमस है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने क्या किया? संसद में उनकी संस्कृत भाषा में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, जिसको क्या नाम बोलते हैं? हर्षचरित बोलते हैं। हर्षचरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया। उन्होंने उनके जीवन की वंशावली का भी वर्णन किया इसमें, और उनके राजा बनने तक की यात्रा का वर्णन किया। चीनी तीर्थ यात्री श्योन त्संग, जिसको अपन ने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, तो उसमें काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे और उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसका भी विस्तृत वर्णन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्षवर्धन क्या अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वे थानेश्वर के राजा बने। हर्षवर्धन क्या अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेश्वर के राजा नियुक्त किए गए। और उनके उनके बहनोई थे तो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, तो जब बंगाल का शासक था उन्होंने क्या किया? कन्नौज में उनका बहनोई था उसको मार डाला। तो फिर क्या किया? हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। कन्नौज को फिर हर्ष ने अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। यानी जो बंगाल ने जो आक्रमण किया था उनको तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल फिर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। यानी जो हर्ष को है ना, जितनी सफलता बंगाल और पूर्व के राज्यों में मिली थी उतनी सफलता उनको कहीं और नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। जब उन्होंने इन सब पे विजय प्राप्त करने के बाद, पूर्वी राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की जब कोशिश की, तब उन्हें चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, तो पल्लव और चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। अब अपन यहाँ पर पल्लव वंश, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। यानी उस समय के दौरान पल्लव और चालुक्य वंश दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। यानी पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम से लेकर उनके कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ठीक है फ्रेंड्स, चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्य की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इनकी जो राजधानी थी, धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र बन गया। जहाँ कहीं मंदिर थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि धार्मिक केंद्र बन गया। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पल्लव और चालुक्य आपस में क्या करते थे? एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण कर लेते थे, हथियार ले लेते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। मुख्य रूप से राजधानियों को ही निशाना बनाया जाता, जो कि जो समृद्ध जगह रहती थी उनको ही टारगेट करके उनको हड़पने की नीतियां बनाई जाती थी या टारगेट किया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा बने। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा, जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में उनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, तो उनके द्वारा जो रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया।
पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय को क्या उनके चाचा से ये राज्य मिला था। ठीक है फ्रेंड्स। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका था। ठीक है। हर्ष का आनंद, हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। ठीक है। तो हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष का हर्ष नहीं रहा था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? जो कांचीपुरम के राजा पल्लव थे उन पर भी आक्रमण किया था, पर उन्होंने क्या किया कि कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण ले ली थी। ठीक है। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। तो क्या किया? चालुक्य की जो विजय यात्रा थी वो अल्पकालीन थी। चालुक्य और पल्लव वंश दोनों जब आपस में लड़ते रहे तो वो दोनों आपस में कमजोर पड़ गए और इसका परिणाम ये हुआ कि फिर राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने इनको समाप्त कर दिया और उन पर अपना अधिकार कर लिया। ये सब चीजें अपन कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब इन राज्यों का प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, कैसे चलता था, इसके बारे में अपन देखेंगे। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। मतलब जो पहले के राजाओं के लिए भूमि महत्वपूर्ण थी, उसी तरह इनके भी लिए भूमि काफी महत्वपूर्ण रही थी। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्रशासन की जो प्राथमिक जो इकाई थी वो गांव ही होते थे। लेकिन धीरे धीरे कहीं नहीं बदलाव आए। राजाओं ने हार्दिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों पर समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पे अपन नीचे देखेंगे, राजाओं ने क्या किया? आर्थिक, फाइनेंशियल रूप से, सामाजिक, सोशल रूप से, राजनीतिक, पॉलिटिकल रूप से सैन्य शक्तियों का रखने के लिए कई योजनाएं बनाई और कई समर्थन जुटाने की कोशिश की। देखते हैं किस तरह इन्होंने इस कोशिशें की है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। कुछ महत्वपूर्ण पद थे वो वंशानुक्रम आनुवंशिक रूप से चलते रहे। बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसे कवि हरिशरण ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी बने रहे। पहले क्या था इनके राज्य में? हर्षवर्धन समुद्रगुप्त के समय, गुप्त वंश के समय, कि भाई पिता की जगह जैसे पिता जिस अधिकारी पे तो उसका बेटा उस अधिकारी की पोस्ट बन गया। यहाँ पर हरिशरण का इन्होंने उदाहरण भी दिया है। हरिशरण अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी बना। ठीक है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशरण एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी था। वो एक महादंडनायक यानी कि मुख्य न्याय अधिकारी होने के साथ साथ में वो एक मंत्री भी था। एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। यानी दो तो उसके मंत्री पद ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का ना वहाँ पर बहुत अच्छा बोलबाला था, दबदबा था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, शारदवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग हुआ करते थे। इस तरह कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। मतलब इनकी नीति कुछ हद तक काफी प्रभावशाली थी, पर इस समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ये अधिकारी लोग धीरे धीरे इतने मजबूत हो जाते थे, अधिकारी व्यापारी लोग, कि अपना स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना देख लेते हैं। इस समय इनके राजाओं के समय किस प्रकार की थी। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। कुछ राजा क्या करते थे, पहले की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घोड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर अब इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे।
इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। जो सेना नायक होता था उनको सैलरी ना देकर बल्कि भूमि वगैरह उनको दान दिया जाता था। जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो उनसे सेना वो ले लेते थे। ठीक है, दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। यानी कि जो सेनापति लोग थे उनको क्या नाम है, जमीन वगैरह दे देते थे, उससे वो कर लेते थे और वो हथियार वगैरह युद्ध के खर्चे उठाते थे। तो इस तरह के लोगों को क्या कहते थे, सामंत कहलाते थे। ठीक है, जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, कोई भी शासक दुर्बल हो रहा तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। पल्लवों के दक्षिण के राज्यों के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण के राज्यों में किस प्रकार की सभाएं लगती थी। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। यानी पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं का भी वर्णन मिला है। उनमें से ब्राह्मणों के, भूस्वामियों के ऐसे संगठन काफी थे। ठीक है, और उसमें खेतीबाड़ी, काम, सड़क निर्माण आदि सब चर्चाएं होती रहती थी। जिन ब्राह्मण नहीं थे, जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण लोग नहीं थे, तो वहां पर उल नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। जहां पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे तो वहां पर उल नामक ग्राम सभा का आयोजन होने की बात यहाँ पर कही गई है। नगरम व्यापारियों के लिए, नगर के व्यापारियों को एक संगठन नाम था। ठीक है, संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दी तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग किस तरह व्यतीत करते थे। जन साधारण के जीवन थोड़ी बहुत झलक हम नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास क्या अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण करने के लिए काफी फेमस है। ठीक है, इन नाटकों में से एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। पहले के समय में राजाओं को और अधिकांश जो ब्राह्मण लोग थे वो संस्कृत का उच्चारण करते थे, ऐसा दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनको सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम यानी दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। यानी महाकवि कालिदास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उनकी जो रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम में एक दुष्यंत नामक राजा और एक शकुंतला नाम की एक युवती से प्रेम कहानी का बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया, बहुत ही फेमस है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दोहर की बात भी कही गई है। अब इस मछुआरे की एक अंगूठी मिली, किस तरह ये देखते हैं। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वालों और द्वारपालों ने मछुआरे से इनाम को कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाई। फ्रेंड्स, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चीन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जो चीनी तीर्थयात्री फाशियन जो आया था, जिसको अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो उन लोगों की दुर्गति के बारे में गया
जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। यानी चीनी तैयार रहती है, पासी ने उन लोगों के बारे में, उनकी दुर्गति के बारे में पढ़ा और मतलब गाया कि जो शक्तिशाली लोग थे और ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। जो नीचे दबके के लोग थे तो ऊंचे लोग उनको अछूत मानते थे। इन्हें शेरों के बाहर रहना पड़ता था। जो अछूत लोग थे तो वो जहाँ लोग शक्तिशाली लोग रहते तो वहाँ नहीं रह पाते थे और उनको शेरों से बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते थे अगर इन लोगों को शेर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को जगह आगा करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। वे ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने छू जाने से या किसी प्रकार से संपर्क से बचते थे। यानी जब शक्तिशाली लोग आते थे, ऊंचे तबके के लोग आते थे तो एक अनाउंस कर दिया जाता था लकड़ी का ढोल बजा के कि हाँ ये लोग आ रहे हैं, आप लोग सावधान हो, आप किसी से स्पर्श नहीं करना। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया। कहते हैं राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असुहाग, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पेट पर लाद कर ले जाती थी, मतलब लाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरई बजाते हुए चलते रहते थे। जब राजा की यात्रा होती थी तो संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरई बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। जो रास्ते में गांव पड़ रहे थे तो उन राजा महाराजाओं का सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का फल लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। जानवर लोगों को चारा भी देते थे और वे राजा भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। वो राजा लोग भी उनसे मिलना चाहते थे। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। ये जो सेनाएं होती थी अपने पीछे विनाश की निशानियां छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोंपड़ियां तथा हाथी कुचल डालते थे। जो गांव की झोंपड़ियां वगैरह रहती थी तो सेना के जो हाथी वगैरह था उनको कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते, बैल इस हलचल पर भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे और बाणभट्ट लिखते कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जब ये बड़े बड़े राजा बड़े बड़े सेनाओं के साथ निकलते थे तो जो ग्रामीण और शहरी लोग के जो छोटे दबके के लोग रहते थे तो उनकी सेना के बड़े बड़े हाथी और सेना के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अन्यंत जानकारी जो कि आगे पढ़ेंगे अपन। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुहीन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है। यानी उस समय के जो घुमक्कड़ लोग थे वो क्या ऊंटों पर आश्रित रहते थे और ऊंट क्या है कि मरुभूमि में बिल्कुल स्वस्थ रहता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नया धर्म की शुरुआत की। देखिए लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की, यानी मुस्लिम धर्म की शुरुआत की। किन्होंने की? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। और कितने वर्ष पहले? लगभग 1400 साल पहले। ठीक है। ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। ठीक है। ईसाई धर्म गॉड को मानते हैं यानी एक ही ईश्वर को मानते, उसी तरह इस्लाम लोगों ने अल्लाह को यानी अल्लाह को सर्वोपरि माना। सब कुछ वही है। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया। पिछली बार आपने बाइबल का एक अंश देखा था, यहाँ पर कुरान का एक अंश देखते हैं। ठीक है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों, देखिए ये कुरान का एक अंश है, ध्यान से देखिए बिल्कुल।
मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, और अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अल्लाह की हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। यानी जो ऊपर मैंने रीड किया है, इन सब गुणों वाले स्त्री पुरुषों के लिए अल्लाह का क्षमा और पुरस्कार सदैव रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अमेरिका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। 100 सालों के दौरान क्या किया? इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियां से पहले ही परिचित थे, अब अपने इस नए धर्म को भी ला गए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले ही सिंध यानी आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो। ये आप अगर ये वीडियो स्कूल के विद्यार्थी देख रहे हैं तो भी अच्छा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो और भी बेटर है, आपकी नींद मजबूत रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उपयोगी शब्द अपन ने किन किन शब्दों का इसमें अध्ययन किया? प्रशस्ति, आर्यवत, दक्षिणापद, वंशावली, आनुवंशिक, पदाकारी, सामंत, सभा और नगर, इन सब का अध्ययन अपन ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।